गिलास में दो भाई, लोटे में दो पानी तक देखा। तो स्क्रीन तो फोन दे तो। किसका आवाज आ रहा है? मालूम नहीं पड़ रहा है। सुमन आपका है क्या आवाज? ये हेलो म्यूट कर लिया। हेलो हाँ किसको? अरे क्यों, क्या कारण? तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि म्यूट कर लें अपने आप को। सुबह हमारे जो मुख्य वक्ता है साथियों सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दूध तो लेता है। हेलो तो नरेंद्र शुरू करें क्या आप? मेरा सुझाव तो यही होगा कि शुरू क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। जैसे लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन अब मुझे लगता है शुरू कर देना चाहिए ना। लोग ज्वाइन करते रहेंगे धीरे धीरे, और मेरा से 10 मिनट हो गए, 10 मिनट होते ही शुरू कर देंगे। सुधीर भाई शुरू कीजिए ना। हेलो, हाँ प्रारंभ करिए, यही कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ श्री खेमराज चौधरी की द्वितीय पुण्यतिथि पर। उनकी स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुधीर कटियार है और मुझे भी खेमराज जी के साथ काम करने का अवसर मिला।
वैसे तो खेमराज जी की जो उनका जो चरित्र रहा, उनका जो काम रहा, उसके बहुत सारे आयाम हैं। एक खास बात उनकी ये रही कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को वो इस काम में लेकर के आए। बहुत सारे उनके साथी रहे अलग अलग समय पर, और हम सब एक सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसमें मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रहती है, इसके ऊपर काफी बहस बातचीत होती रहती है। तो वो कई सारे लोगों को, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल लोग जो कि अदरवाइज कहीं काम कर रहे होते, किसी बिजनेस में धंधे में होते, नौकरी कर रहे होते, उनको उन्होंने सामाजिक काम से, ग्रामीण परिवेश से रूबरू कराया। और मुझे भी ये अवसर मिला। मैं उनके साथ 4 साल सकोड़िया नाम के गांव में रहा, और कई बार जब मैं बातचीत करता हूँ, अपने खुद को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरा इस देश को समझने का जो सबसे ज्यादा जो मुझे अवसर मिला, और जो मेरी समझ बनी समाज के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उसी 4 साल के दौरान बनी। क्योंकि हमारा समाज में विभाजन बहुत जबरदस्त है। जो मध्यम वर्ग है और जो एक आम जनता है, उसके बीच में बहुत बड़ी खाई है, जो अभी भी हम देख रहे हैं। अभी कोविड के हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या हमारे देश की कोविड को मानने को तैयार नहीं है। तो इतना बड़ा एक परिवेश, इतना बड़ा एक गैप हमारे दोनों ग्रुप्स के बीच में रहता है। तो उनके साथ रह के मुझे वो परिवेश, खाई को पाटने का मौका मिला। और आज मैं उनके साथ में, हमारे 2 और उनके साथी हमारे बीच में आज बोलेंगे। जो उनके जो मुख्य व्याख्यान है वो श्री जयदीप जी देंगे, जयदीप सहदेव। और जयदीप जी जो है वो आईआईटी कानपुर में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, और उनका भी खेमराज जी के साथ में काफी साथ रहा, उन्होंने उनके साथ काम किया। और मुझे याद है कि जो पहली हमारी मुलाकात हुई थी, कौन मुझे से कभी पैर भूलती नहीं है कि हमारी जो पहली मुलाकात थी, तो मैं एक बार उनके, जब मैं बांसवाड़ा से मेरा काम खत्म हुआ था और मैं एक खेमराज जी से जुड़ने की प्रक्रिया में देख रहा था, तो एक बार मैं उनका पुराना जो कार्य क्षेत्र झाबुआ गया, अलीराजपुर, और वहां पर मैं घूमते हुए, उन्होंने भेजा, उनकी टीम ने मुझे, तो नर्मदा घाटी के एकदम पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, तो बीच में गांव पड़ता है। अब उस गांव का मुझे नाम याद नहीं है। वहां मैं पहुंचा तो वहां पे मुझे जयदीप जी मिले पहली बार, और वहां पर ये गांव वालों को पढ़ा रहे थे। वो एक जमाना था, 90 का दशक था, तो प्रौढ़ शिक्षा का एक बड़ा नाम हुआ करता था कि सब लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। अब वो जमाना चला गया है, अब कोई उसकी बात नहीं करता है प्रौढ़ शिक्षा की। और लालटेन लेके लोग जाया करते थे गाँव में पढ़ाने के लिए। वो भी एक टाइम था अपने देश में, एक समय था। तो वहां पर जयदीप जी मुझे मिले, और उस गांव का मैं बहुत किस्सा सुनाता हूँ लोगों को। उस गांव में ऐसी पढ़ाई हो रही थी कि पूरा गांव पढ़ने आता था। अब सोचिए कि नर्मदा घाटी के जंगलों के बीच में गांव है, कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है। सुबह एक समय बच्चे आते थे पढ़ने, महिलाएं आती थी पढ़ने के लिए, और उसके बाद बूढ़े भी गांव के जो थे वो पढ़ने आया करते थे। तो वहां पर जयदीप जी से मुलाकात हुई, और वहां जयदीप जी वहां जाया करते थे लगातार। तो बहुत अच्छा एक मौका है कि वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और जो थीम भी आज के जो हमारे उनके व्याख्यान की है, विज्ञान और सामाजिक समानता, ये बहुत मौजूद थीम है। बहुत ही आजकल खासतौर से जब ये कोविड का दौर चल रहा है, और एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है विज्ञान को लेकर के, विज्ञान के हमारे समाज में क्या उपयोगिता है, और स्वास्थ्य को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद की और एलोपैथी की। लेकिन ये सभी पे लागू होता है। विज्ञान का जो हमारे समाज में मूल्य है, और सामाजिक समानता में क्या उसका रोल हो सकता है, जो बहुत गहन है, बहुत बहुत गहरा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि सारा परिवर्तन ही वहीं से शुरू होता है, विज्ञान की समझ से, भौतिकवाद से परिवर्तन शुरू होता है। तो उस पर जयदीप जी बोलने वाले हैं। मुझे उनको स्वागत करते हुए बहुत खुशी है कि आज के इस मौके पर वो मौजूद है हमारे बीच में, और एक अच्छी तरह से हम श्रद्धांजलि उनको दे पाएंगे खेमराज जी को इस व्याख्यान के द्वारा। ये गांव का नाम उन्होंने बताया ककराना, एक शायद ककराना नहीं, दूसरा गांव था मेरे ख्याल से। इससे हमारे जो साथी हैं, जो खेमराज जी के साथ बहुत समय रहे हैं, वो है श्री राहुल बनर्जी।
राहुल जी जो है वो पढ़ाई के हिसाब से वो आईआईटी के पढ़े हुए हैं, आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। और खेमराज जी का जो तिरुवनंतपुरम के बाद जो उनका मुख्य उनकी जो कार्यस्थली रही, और जहां से मैं कहूँ कि उन्होंने सघन जो उनका ग्रास रूट एक्सपीरियंस था, झाबुआ अलीराजपुर, बहुत ही रिमोट इलाका उस जमाने में, बहुत ही आदिवासी बेल्ट पूरी की पूरी, वहां पर उन्होंने अड्डा जमाया और वहां पर एक टीम उन्होंने तैयार की, एक टीम उनके साथ में पहुंची काम करने के लिए। राहुल जी उसी टीम के साथी हैं और अभी भी उसी क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं। काफी विद्वान आदमी हैं, बहुत लिखते पढ़ते हैं, इनका अपना ब्लॉग है, किताबें भी आपकी छपी हैं। तो आज का जो समापन जो है, हम आज की सभा की अध्यक्षता राहुल जी कर रहे हैं, श्री राहुल पन्ना जी, और वो समापन भाषण भी देंगे, समापन उद्बोधन भी देंगे। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। ज्यादातर साथी जो जुड़े हैं सब खेमराज जी से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं और सब बहुत ही मूर्धन्य लोग हैं अपने अपने फील्ड में। बहुत मुझे खुशी हुई कि इतने सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हो पाए हैं और एक काफी बड़ा संख्या में लोग यहाँ पर आए। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और अब मैं देशजीत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना जो उनका प्रस्तुति है उसको रखें आपके सामने। देशजीत जी, आपका स्वागत है, आइए प्लीज। हाँ देशदीप जी, हेलो देशदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है क्या? अब आया, बोलिए जी। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो कम से कम हम सब कई सालों बाद मिल रहे हैं इस मौके पर, और ये है कि मैं आपको तब से हम लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू किया था, और आईआईटी में रहकर भी ये है कि ये इस किस्म का हम लोगों ने क्रांति की जो उम्मीद थी उसे कभी भी छोड़ा नहीं था। और ये है कि पिछले अब करीब 20 सालों से एक और प्रकार का प्रयोग चल रहा है, और मैं आपको ये जो विज्ञान और सामाजिक समानता के बारे में बताने वाला हूँ वो उस प्रयोग के संदर्भ में है। जो शुरू में शीर्षक था वो ये था कि एक सफल प्रयोग, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। वो उस सफल है कि नहीं है ये आप लोग निश्चित करेंगे। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ कि हम लोग उस प्रयोग में अभी तक क्या क्या किया है और क्या क्या परिणाम अभी तक हम लोगों ने हासिल किए हैं, और ये खेमराज जो हमारा साथी और मित्र था उसको पूरी तरह से समर्पित है। तो अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो मैं फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना? सही। अच्छा, तो मैं आपको एक संक्षेप में थोड़ा मुझे परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से जो लोग मुझे जानते हैं वो उनको तो समझ आ ही रहा होगा, लेकिन बाकी जो हैं उनको इस पूरे विषय से परिचित करने के लिए मुझे अपना थोड़ा सा परिचय देना पड़ेगा। तो मैंने फिजिक्स में, भौतिकी में कॉलेज के स्तर पर शिक्षा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने की थी। और उसके बाद फिर जो शोध कार्य, जो रिसर्च, पीएचडी वगैरह थी, ना चाहते हुए भी मैं अमेरिका गया और फिर वहां पर काफी देर तक अटका रहा। अमेरिका और यूरोप में मिलाकर 10-11 साल मैंने बिताए। और लेकिन उन दिनों फिर मैं लौट कर बार आ रहा था, और वहां पर देवगढ़ में मैंने कुछ देर काम किया था, 3-4 महीने। लेकिन देवगढ़ भी मैं खेमराज की वजह से ही आया था। तो और वहां पर फिर नरेंद्र से मेरी जान पहचान हुई, और देवराज में, यहाँ पर देवगढ़ में हम लोगों ने काम किया। लेकिन उसके बाद फिर खेमराज ने
ये निर्णय लिया कि वो जाकर अलीराजपुर में काम शुरू करेगा। और मैंने उससे वादा कर दिया था कि जहाँ पर भी तुम जाते हो वहाँ पर अगली बार जब मैं आता हूँ तो तुम्हारे साथ लगकर वहाँ काम करूँगा। तो ये वहाँ से वो फिर अलीराजपुर गया। उस वक्त तो झाबुआ जिला था और अब अलग हो गया है, अलीराजपुर बन गया है। तो वहाँ पर फिर खेमराज के साथ बीच बीच में काम किया और वहाँ पर भी शिक्षा पर ही ज़्यादातर काम कर रहा था मैं। और फिर आखिर में स्थायी रूप से मैं लौटकर IIT कानपुर में मैंने अध्यापक का पद ग्रहण किया, वहाँ पर नियुक्ति हुई। और वहीं से जिस चीज़ के बारे में मैं जिस विषय में के बारे में बात करूँगा, वहाँ पर ये पूरी सोच का विकास हुआ। और कैसे हुआ ये अब यहाँ से मतलब पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब IIT के छात्रों और IIT की जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी मैं कुछ सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। विशेषताओं की जगह मैंने ये शब्द विचित्रता का उपयोग किया है, क्योंकि वास्तव में मुझे जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही विचित्र लगी। सबसे पहले ये था कि वहाँ पर मैंने ये देखा कि जो पूरी शिक्षा है उसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि किसी ना किसी तरह से लोग यहाँ से पलायन करके अमेरिका चले जाएं। तो वहाँ पर जैसे ही मतलब लोग अपना चौथा या पांचवा साल पूरा करते थे तो सारे के सारे लोग GRE ले रहे हैं या हो सकता है कैट का एग्जाम ले रहे हैं या जो कुछ, और ये है कि वो सब बाहर जाने के चक्कर में है। और ये पूरी तरह से ये चीज मुझे बल्कि लगा कि मैं अमेरिका में बैठा था, वहां से यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर तो अमेरिका का जो झंडा है वो वहां पर लहरा रहा है पूरी तरह से। और ये जो पूरी शिक्षा है ये इस हद तक गुलाम शिक्षा है कि वहां पर सारे के सारे जितने कोर्सेस हैं वो अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं। नाम तो विज्ञान का है कि हम लोग ये सब यहाँ पर, क्योंकि वो इतना विकसित देश है इसलिए वहां से हम लोग ये सारी चीजें लेकर यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं अब आगे आप लोगों को बताऊंगा उससे ये स्पष्ट होगा कि ये केवल एक दृष्टिकोण है और ये अधिकतर एक गुलामों का ही दृष्टिकोण है। अब भारत में रहकर दूसरी चीज ये थी कि भारत में रहकर सबको ये बिल्कुल एक आतंक सा था कि यहाँ पर अगर रह जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये दोनों चीजें मतलब ये 3-4 चीजें जो अभी आपको जिनके बारे में मैं इस वक्त कुछ कहूँगा, वो इसलिए मैंने यहाँ पर उनकी गिनती की है क्योंकि ये सारी की सारी हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जो लोग यहाँ पर देश में रहकर यहाँ पर चीजें करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वाली जो चीज है, ये जो आतंक है, वो एक बहुत ही बड़ी बाधा है। क्योंकि जब तुम किसी के साथ काम करने की बात करते हो और कहते हो कि चलो ये किया जाए, तो वो यहाँ से हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं कि अच्छा क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ से शुरू करना पड़ता है कि ये हो भी सकता है कि नहीं, इस देश में तो कुछ होगा ही नहीं। और यहाँ से मतलब ये जो पूरी सोच है वो इतनी नकारात्मक है कि उसमें मतलब कि हम लोग शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं बल्कि -इन्फिनिटी से कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल ही वहां तक पहुंचने में ही आधा जोर तो और आधा दम तो वहीं पर लग जाता है हमारा। तो और उसके बाद अगली जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी वो ये थी कि यहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग सिखाई जा रही थी, जो भी यांत्रिकी थी, वो यांत्रिकी मुक्त यांत्रिकी शिक्षा थी। उसका मतलब कि वहां पर जब मैं वहां पहुंचा था तो मैंने सोचा कि यहाँ के लोग जो होंगे, यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं वो चीजें बना रहे होंगे, लेकिन कभी भी मैंने ये चीज होते हुए नहीं देखी कि लोग मतलब समझ रहे हैं, किसी भी विषय को समझ रहे हैं और उसके बाद जाकर वो बाहर से चीजों को खरीद कर अपने यहाँ लाकर उसके साथ कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे लोग जो पूरी शिक्षा चल रही थी वो उसमें लोग कक्षाओं में जा रहे थे और बैठकर वो नोट्स ले रहे थे, लेक्चर्स हो रहे थे वहां पर, लेकिन अपने हाथ से एक भी चीज कोई जना बना नहीं रहा। तो अब ये है कि इंजीनियरिंग का तो पूरा जादू ही ये है कि तुम किसी ना किसी तरह से चीजों को जोड़कर कार बना लो या कुछ भी कर लो, मतलब वो चीज चलने लगे।
अगर तुम अपने हाथों से कुछ बना ही नहीं रहे हो तो फिर ये है कि ये तुम यांत्रिकी सीख कैसे सकते हो? ये चीज मेरे दिमाग में उस वक्त खटकी और ये कई रूपों में धीरे धीरे दिखाई देने लगा कि ये लोग तो सचमुच में इंजीनियर्स हैं नहीं। ये अगर मैं वहां पर एक तरफ ये सुनने में आता था कि अरे यहाँ के जितने भी छात्र हैं वो तो बहुत ही तेज हैं, मतलब वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जब भी किसी भी प्रयोगशाला में किसी भी लेबोरेटरी में मैं प्रवेश करता था तो वहां पर जितनी भी चीजें थी, जितनी वहां पर मशीन थी, सारी की सारी बाहर से विदेश से आई हुई थी और उनमें से आधी से ज्यादा काम नहीं कर रही होती थी। और वहां के ये जो इतने तेज और चतुर छात्र थे, उनमें से कोई भी उनको ठीक करने की स्थिति में था नहीं। तो ये एक और चीज मुझे खटकने लगी। और फिर एक और चीज जो शिक्षा के बारे में थी वो ये थी कि वो अनुभव के किसी भी स्रोत से कटी जी आपकी आवाज चली गई है। हुई से जब भी थी तो या 60 या 65 में जब भी शुरू हुई थी, तब से ये है कि गंगा का प्रदूषण कानपुर से शुरू हो रहा था। कानपुर में बहुत सारे कारखाने हैं, वहां पर जूते बहुत बना करते हैं और वहां पर ये टेक्सटाइल्स, ये कपड़े वगैरह, सूत वगैरह के काफी सारे कारखाने हैं। और वहां से कारखानों से निकला हुआ जो जितना भी प्रदूषण है वो सारा गंगा के अंदर जाता है। और वहां बहुत प्यास लग रही थी तो लोगों से पूछा कि भाई पानी मिल सकता है कहीं? तो उन्होंने कहा गंगा तो बह रही है, वहां जाके पी लो। मैंने कहा कि गंगा से पिएंगे तो मर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने वही भरे हैं, अगर आप तो हम लोग वहां पर गए और पानी पिया और कुछ नहीं हुआ हमें। लेकिन वो बिंदु है जहां पर गंगा वहां अंदर आ रही है, अभी तक कानपुर पहुंची नहीं है। कानपुर के बाद तो इतनी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, इतनी मैली हो जाती है कि वहां पर उसके बाद तो अगर पानी जरा भी पियो तो मर जाओगे। तो अब ये है कि वहां पर प्रदूषण हो रहा है और IIT कानपुर में तब से प्रदूषण पर कोर्सेज चल रहे हैं। प्रदूषण भी चल रहा है और कोर्सेज चल रहे हैं, दोनों एक साथ, मतलब कोई भी इन दोनों का एक दूसरे पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं। तो ये जो सी चीज है कि अगर मुझे यही लगा था कि अगर यहाँ पर प्रदूषण इतना हो रहा है तो प्रदूषण की समस्या को लेकर जितने कोर्सेज हैं वो प्रदूषण, और वो नहीं, वो पूरी तरह से उससे कटी हुई चीज थी। वहां पर प्रदूषण पर कोर्सेज करने के बाद अपने वो सारे इम्तिहान लेकर सारे अमेरिका की तरफ पलायन कर रहे थे। दूसरा एक और क्या हुआ जिससे कि ये चीजें बहुत स्पष्ट हो गई मेरे लिए। यो अपने योमिनती हम जो के आल दूसरा कि हाँ, अच्छा, तो और दूसरा एक वहां पर घटना घटी जिससे कि ये चीजें और भी स्पष्ट हो गई। और था कि हमारे यहाँ एक बार बिजली चली गई कैंपस में। तो जैसे ही बिजली गई वो अगस्त का महीना था, बहुत गर्मी थी और ये बिजली गई तो रात को तो अंधेरा तो हो ही गया, लेकिन वहां पर साथ साथ सारे पंखे बंद हो गए। और वहां पर ये है कि जितना भी पानी IIT कानपुर का है वो कुओं से आता है और वहां पर मतलब ये पंप्स लगे हुए हैं जो कि उस पानी को नीचे से खींचते हैं। तो जैसे ही बिजली जाती है पानी भी चला जाता है। और हुआ ये कि वो जो बिजली ऐसी गई कि अगले दिन तक हम लोगों ने इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। 2-3-4 घंटे बाद अभी तक बिजली आई नहीं। तो मैंने सोचा कि इसका पता किया जाए कि ये जो समस्या है वो कितनी विस्तृत है। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा ऊंची इमारत थी उस पर मैं चढ़ा
और चारों तरफ जब मैंने देखा तो दिल तुरंत मेरा बड़ा खुश हो गया। चारों तरफ बिजली थी, केवल हमारे कैंपस पर केवल इस यांत्रिकी का जो द्वीप था वो ही अंधेरे में था। तो मैंने कहा फिर तो समस्या सुलझ गई है, हमारे पास इतने सारे इंजीनियर्स हैं कैंपस पर, बिजली गई केवल हमारे कैंपस पर है, जो भी समस्या है वो हमारे कैंपस पर ही होगी। तो मैं सीधा नीचे आया, मेरे घर के सामने जो मेरा पड़ोसी था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था। तो मैंने उससे जाकर कहा कि यार समस्या तो यही की है, चलो चलें और ढूंढ निकालें उस समस्या कि ये गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, उसको ठीक कर देते हैं। तो उसने कहा देशदीप, तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में एक चीज नहीं पता। मैं यहाँ पर अपने लेक्चर्स तैयार करूं कि वहां पर जाकर ये बिजली को ठीक करूं? तो मैंने कहा कि दोनों एक ही होने चाहिए। अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, उस वक्त तो मैं पूरी तरह से एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था, मैंने भौतिकी में और वो भी सैद्धांतिक स्तर पर ही चीजें की थी, तो मुझे लगा कि इसको तो आता ही होगा। उसने कहा देशदीप, तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं समझा नहीं सकता हूँ, उसका तुम्हें एक अक्षर नहीं आता, तुम मुझे तो बख्शो। अच्छा, मैं अगले जने के पास गया, उसने कहा तुम्हारा दिमाग पागल है देशदीप, तुम इस वक्त वो जो पूरा प्रशासन है यहाँ का वो बड़ी बुरी तरह से फंसा पड़ा, तुम इसका फायदा उठाओ और तुम चाह रहे हो कि बिजली लाकर तुम उस प्रशासन को इतनी जो राजनीतिक तंगी है उससे बचा लोगे। मैंने कहा नहीं यार, पर तुम ये बताओ कि अगर हम लोग इसको ठीक कर देते हैं बिजली को, तो अगली बार कोई प्रशासन के पास जाएगा ही नहीं, वो हमारे पास आएंगे, यार तुम बिजली ठीक करो, उनसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो सारी जो राजनीतिक सत्ता है वो अपने हाथ में ले लेंगे। उसने कहा देशदीप, तुम्हें कुछ राजनीति के बारे में पता नहीं, तुम मुझे बख्शो। करते कराते 4-5 दिन हो गए, 5 दिन तक बिजली नहीं आई। 5 दिन बाद वो तब तक मैंने मतलब कुछ छात्रों से जाकर बात की, हम लोगों ने ये देखना शुरू किया कि कहाँ से बिजली आ रही है, कहाँ पर जो हमारे सब स्टेशन है वो कहाँ पर हैं, उन लोगों से जाकर बात की, ये सारी चीजें पता कर रहे थे। उतनी देर में जो केसा के जो कानपुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई अथॉरिटी है उसके कुछ लोग आए, उन्होंने वो पूरी चीज को ठीक किया। तो वहां से मुझे दिखाई देने लगा कि ये यहाँ पर ये जो पूरी शिक्षा चल रही है ये कुछ अजीब ही किस्म की है, ये पूरी तरह से व्यावहारिकता से कटी हुई शिक्षा है। और उसके बाद ये पूरा प्रतिभा का जो जबरदस्त दावा था कि हमारे लोग तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं और ये पूरी दुनिया को जाकर उस पर पूरी अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं, ये सब तब जाकर मुझे दिखाई देने लगा कि ये जितने दावे हैं ये सारे के सारे खोखले हैं। जबकि मैंने आखिरकार ये निर्णय लिया कि एक ही तरीका है इस पूरी चीज को ठीक करने का, और वो ये है कि हम लोग खुद फिर चीजें बनानी शुरू करें। और मैंने दिल्ली में ये कुछ काम शुरू किया चीजों को बनाने का, और वहां पर मैं IIT से जो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल, हम लोग कुछ सर्किट्स वगैरह बिजली के सर्किट्स बना रहे थे, और उस काम के लिए मैंने सोचा कि IIT कानपुर के जो बेहतरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उनको मैं अपने साथ ले चलता हूँ दिल्ली, और उनसे कहता हूँ कि ये सारे सर्किट्स बनाओ, और उम्मीद है कि वो सारे बना सकेंगे। तो मैं वहाँ पर मेरे जितने भी और साथी थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो कि पढ़ा रहे थे, जितने सह अध्यापक थे वहाँ, उनके पास मैं गया और उनसे मैंने कहा कि अच्छा तुम्हारे बेहतरीन स्टूडेंट्स जो हैं उनके बारे में मुझे बताओ। तो उन्होंने 2-3 का बताया, 4-5 का बताया। मैं उनके पास गया, उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ चलिए सर आपके साथ आने को तैयार हैं हम लोग दिल्ली। फिर से जाकर मैंने अध्यापकों से पूछा कि ये लोग ठीक है? उन्होंने कहा ये लोग बिल्कुल टॉप वाले हैं, मतलब कि इनके ये वहाँ पर जो सबसे अव्वल जो अंक हैं वो 10.0 है। अगर आपने हर कोर्स में आपका A आया है तो आपको आपकी जो CPI है, जो क्यूमुलेटिव पॉइंट इंडेक्स है, वो 10.0 होगा। और ये इनमें से 2 स्टूडेंट जो थे वो 10.0 वाले थे। उन्होंने कहा आप आंख मीच कर ले जाइए इनको, आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैं उनको दिल्ली ले आया। उनसे जब मैंने सर्किट बनवाने शुरू किए, वो लोग 3 महीने तक छटपटाते रहे और उनसे एक सर्किट नहीं चला।
5 के 5 जितने 6 जने आए थे, किसी से कुछ नहीं हुआ। और मेरा दिमाग तो बिल्कुल टकरा गया। मैंने कहा कि तुम मुझे समझाओ कि कैसे तुम यहाँ पर, तुमने 15 कोर्सेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किए हैं, तुमने हर कोर्स में तुम्हारा ए आया है और तुमसे एक सर्किट नहीं चला। तो अब ये है कि ये जो सी चीज थी, ये उस वक्त तो, अब मैंने इस पूरी चीज को काफी गहराई से समझ लिया है, लेकिन उस वक्त तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई कि वास्तव में हो क्या रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपको अपने अनुभवों के बारे में बता रहा हूँ। उसके अगले साल ये हुआ कि एक ऐसा हमारे एक स्टूडेंट आया जो कि फिजिक्स में था, और जो हम लोग भी अपना कोर्स पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो जो जना उस पढ़ा रहा था कोर्स, उसने फिर मुझे बताया कि ये बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है। और उससे जाकर मैंने बात की, वो दिल्ली आया और इस बार बिल्कुल ही विपरीत हुआ सब कुछ। उसने जिस भी सर्किट को छुआ वो सर्किट चलने लगा। और वहां से हम लोगों का जो सफर है, उसने एक नया मोड़ लिया। हम लोग सूक्ष्म दर्शन यानी कि माइक्रोस्कोपी, बहुत बारीक चीजों को देखने के लिए हम लोगों ने चीजें बनानी शुरू की। और उसकी चुनौती वो मैं उसका एक छोटा सा अनुभव आपको आपके साथ उसके बारे में बताना चाहूंगा। लेकिन उसमें सूक्ष्म दर्शन के बारे में बताने से पहले जरा सा आपको एक छोटी सी सैर पर ले जाना जरूरी होगा। तो सूक्ष्म संसार की एक छोटी सी सैर आपको कराता हूँ। अगर आप अपने कंप्यूटर को या किसी भी चीज को खोलें तो आपको इस किस्म का वहां पर एक सर्किट दिखाई देगा, जिस पर काफी सारे पुर्जे हैं और हर पुर्जा 1-8 सेंटीमीटर तक का है। अच्छा, उसके अगर छोटे से हिस्से को लेकर और बड़ा करके देखें तो उस पर जितनी तारे वारे हैं वो सब मिलीमीटर के पैमाने की हैं। उनका मोटापा करीब 1 मिलीमीटर होगा। और उसमें एक जो काला, आपको जो काली चीज दिखाई दे रही है, वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। उसको अगर आप खोल कर देखें अंदर, तो उसके अंदर जितने भी आपको तारे वारे दिखाई देंगी वो सब माइक्रोमीटर स्केल की हैं, यानी कि वो 1 मिलीमीटर से 1000 गुना और पतली हैं। और इस चिप के अंदर ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स हैं, उसके अंदर और चिप्स हैं, और उनको अगर खोलकर आप देखें तो उससे 10 गुना और बड़े पैमाने पर अगर देखें तो आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई देगी जिसमें जो पीली धारा है वो सोने की है, और बाकी जितनी चीजें, जो पूरा सर्किट है वो सिलिकॉन पर चढ़ा हुआ है। अगर इसको और बड़ा करके देखें तो आपको यहाँ पर ये ऐसे दृश्य दिखाई देंगे। और अगर इससे भी और 10 गुना ज्यादा बढ़ाकर आप देखें तो आपको जितने एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो हम लोगों ने ये ठानी कि हम लोग एक ऐसी सूक्ष्मदर्शी बनाएंगे जो कि मतलब 1982 में बनी थी पहली बार, और जिससे 1986 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किन कारणों से हम लोगों ने इसको करना चाहा, ये मैं इसकी गहराई में इस वक्त नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कहानी किसी और दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि इस चीज को बनाकर हम लोग देखते हैं। और ये है कि ये अब कैसे काम करती है इस पर हम लोग लौटेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक स्लाइड छोड़ी हुई है जिसमें कि ये इसकी अंदर की अंदरूनी बनावट जो है उसके बारे में अगर बताने की जरूरत पड़े तो इस पर लौटा जा सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने इसे बनाना शुरू किया तो इसमें कई लोगों का योगदान था। मेरे एक और स्टूडेंट, एक और छात्र हैं अंजन गुप्ता, जो कि अब IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं, अजीत कुमार, कुंदन सिंह, ये लोग दिल्ली में एक इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर है, वहां पर हैं। इन सब के सौजन्य से हम लोगों ने ये चीजें बनानी शुरू की। और शुरू में इस किस्म, ये मतलब आपको इसको देखकर लग रहा होगा कि ये सूक्ष्म दर्शन, इससे क्या किया जा सकता है, ये सारी चारों तरफ तारे वारे जा रही हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक। पर उस वक्त हमें बिल्कुल ही ये विश्वास नहीं था कि हम लोग इन सारी चीजों को जोड़कर ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक खड़ी कर सकते हैं और इसके साथ एटम्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रात को रोज प्रयास किया जाता था, मतलब 10-12 घंटे जितने भी लोग इस पर काम कर रहे थे वो लगे रहे।
और एक बार फिर ये है कि हम लोग शाम को करीब 8 बजे ये काम शुरू किया करते थे, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल शांति की जरूरत थी। कोई भी चीज अगर डिस्टरबेंस होती थी किसी भी तरह की, तो वो उससे हमारा जो 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 पूरा डाटा है वो खराब हो जाता था। तो रात भर ये है कि जब कारें वारें बिल्कुल स्थिर हो जाती थी तो तभी हम लोग काम कर सकते थे। तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम लोग काम शुरू किया करते थे। तो 8, साढ़े 8 तक हम लोग बाहर गए थे, कुछ मैं और कृष्णेंदु जो मेरे साथ सहयोगी हैं, और हम लोग अभी ये रात का खाना शुरू ही करने वाले थे कि वहां से एक फोन कॉल आई कि आप लौट आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों ने अब एटम्स निखार कर हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या सच्ची पक्का? तो उन्होंने, तो हम लोग दौड़े दौड़े वापस गए, और दौड़कर जब लौट कर आए तो उन्होंने ये हमें दिखाया। तो यहाँ पर ये था कि ये जो हम लोग डिश देख रहे हैं वो एक सैंपल के हैं, जहाँ पर हम लोग एटम्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये है कि जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है, जो भी ढांचे दिखाई दे रहे हैं, वो अब जब उन पर हम लोग जूम कर रहे हैं तो वो बड़े होते जाने चाहिए, और हो कर ये स्थिति आ गई कि अब यहाँ पर जो खुरदुरापन है वो एटॉमिक पैमाने पर है, और थोड़ा सा हम लोगों ने इसको और साफ किया, और हमें साफ साफ ये दाने दिखाई देने लग गए जो कि ये कार्बन के एटम्स थे। ये पहली बार अब हमने जो अपना प्रयास किया था, ये इसके जो सामाजिक पहलू हैं और ये पूरी चीज सामाजिक समानता के साथ कैसे जुड़ी है, ये अब थोड़ी सी देर में और स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक जो विज्ञान का जो मैंने बखान किया है, जो वर्णन दिया है आपको, जो IIT कानपुर में हो रही है, उससे सामाजिक असमानता ही बढ़ रही है। वहां पर मतलब लोग अब चाहे कोचिंग क्लासेस से, चाहे जहां से भी कर को राके पहुंच रहे हैं, वहां पर सरकार पर करोड़ों या सैकड़ों करोड़ों की लागत और पूंजी लगाकर उनको तैयार कर रही है, और सारे के सारे लोग पलायन करके अमेरिका जा रहे हैं, जहां पर वो अपने लिए तो पैसा बना रहे हैं, और लेकिन यहाँ के लिए कुछ भी चीज आगे बढ़ नहीं रही है। तो अब ये है कि यहाँ पर ये चीज जैसे हमने बनाई, तो अब अगला, जब मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने ये इस किस्म की ये जो हमने बनाई थी, जो माइक्रोस्कोप बनाई थी, ये किसी ने अभी वो अपना वो म्यूट नहीं किया है, वो कर लें प्लीज। तो जो हमने बनाई थी उसको बनाने का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? और उसको बनाने का अभिप्राय ये है कि हम लोगों ने जितने इसके पुर्जे हैं ये हम लोगों ने अपने हाथों से तराशे हैं, लेथ्स पर अपने औजारों के साथ हमने जितना कुछ, सारा डिजाइन हमारा अपना है। ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसमें हम लोगों ने जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स हैं वो हम लोगों ने विदेश से मंगाए हैं, लेकिन बाकी जितना कुछ है, सारी डिजाइनिंग, सारी सोल्डरिंग, सब कुछ हम लोगों ने अपने हाथों से किया। ये जो जितना भी इसके साथ संबंधित सॉफ्टवेयर है वो हम लोगों ने एक एक उसकी लाइन खुद लिखी, और उसके बाद हम लोग अब ये अगली स्लाइड से स्पष्ट होगा, उसके साथ हम लोगों ने इसको जो ग्राहक हैं उनकी सहूलियत के हिसाब से और अच्छी तरह से उसको ढाला। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि इस पूरी चीज को बनाने में और जितना भी इसका उल्लेख था और इसकी जितनी भी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन थी, यानी कि इसको बनाने की जो पूरी विधि है और उसका उल्लेख था, वो सारा का सारा हिंदी में है। और हिंदी में क्यों है? क्योंकि इसको बनाने वाले जो हैं उसमें एक दो तो IIT के हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो कभी कॉलेज नहीं गए हैं, वो केवल हिंदी बोलते हैं और उनको चीज बनाई है तो वो उसका जो पूरा आधार है वो हिंदी ही है। अगर हम लोग ये चीज नहीं करते तो ये चीज कभी बनती नहीं। अब इसको एक और तरीके से मैं कुछ ही शब्दों में समझाना चाहूंगा
और वो ये है कि जब आइंस्टाइन ने अपनी अपनी थ्योरी निकाली थी तो वो अंग्रेजी का एक अक्षर नहीं बोलते थे, उन्होंने सभी कुछ जर्मन में किया था। जब शुरू में जो जो पूरी ये बिजली और विद्युत की का जो अध्ययन हुआ था वो सारा फ्रांस में हुआ था और सब कुछ फ्रेंच में था, फ्रांसीसी भाषा में था। उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो कि केवल रूस में हुई और वो रूसी भाषा में ही उसके सारे पर्चे लिखे गए। तो जब मैं विदेश में था और मैं घूम रहा था तो मैंने ये देखा कि जितने भी फ्रांसीसी लोग हैं वो फ्रेंच में अपनी पूरा विज्ञान कर रहे हैं, जो जर्मन हैं वो जर्मन में कर रहे हैं, रूसी में कर रहे हैं, चीनी में कर रहे हैं, जापानी में कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों को लगता है कि अंग्रेजी के बिना ये चीज हो ही नहीं सकती। और ये है कि जैसे ही हम लोगों ने इसको हिंदी में करना शुरू किया तो एक पूरा तबका, एक पूरा वर्ग इस विज्ञान में अब भाग लेना, एक पूरे वर्ग ने वो भाग लेना शुरू कर दिया। और वो उस वर्ग के साथ कुछ ऐसे कौशल्य आए जिन्होंने इस चीज को बनाना संभव कर दिया। इसमें जो हमारा इंपोर्ट कंपोनेंट है, जो आयात, जो जितने पुर्जे हम लोगों ने बाहर से आयात किए हैं वो करीब 2%, 2-2.5% ही है। बाकी सब कुछ यहाँ पर इसी देश के अंदर हमने बनाया। अब इसका अगला पड़ाव ये था कि इस पूरी चीज को परिवर्तित करके हम लोगों ने इसको पूरा एक प्रोडक्ट का रूप दिया और फिर इस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में उतार। अच्छा, ये इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दाने हैं और दानों को हम लोग पर जूम करते जा रहे हैं, दाने बड़े होते जा रहे हैं और आखिरकार एक दाना बचता है, उस पर जब जूम करते गए और कर करके हम लोगों ने यहाँ पर एटम्स तक हम लोग पहुंच गए। तो ये यहाँ से ये एक और चीज है बिस्मथ टेलुराइड, ये जानने की जरूरत नहीं कि वो है क्या, लेकिन उस पर निखरते हुए परमाणु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और फिर इसी चीज को हम लोग तीन डिमेंशंस में, मतलब पूरी तरह से इसको बिल्कुल काट कर हम लोग देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए एक और सॉफ्टवेयर का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था जिसका नाम मायावी है। और मायावी इसलिए है क्योंकि एक IIT मद्रास के एक छात्र ने इसको अपनी PhD करते हुए लिखा था। तो इसमें जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये करीब करीब सभी इस देश के अंदर बनी हैं और ये पहली बार हम लोग इस पूरे विज्ञान को हम लोग धरातल तक ला सके हैं। तो इसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने इसको यहाँ पर इसके साथ फिर कमाई शुरू हुई। तो हमारी कोई निर्भरता इस पूरे काम में सरकार पर या किसी और चीज पर नहीं थी। अब तक हम लोगों ने 53 अपने उच्चतम शैक्षिक और शोध संस्थाओं में हम लोगों ने ये पहुंचा दिए हैं और वहां पर हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं। सिंगापुर में भी एक दिया हम लोगों ने, विदेश भी हम लोगों ने इनको बेचना शुरू कर दिया है। और भारत में जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनीज हैं उनकी STM दुकानें तो हम लोगों ने बंद करा दी हैं, क्योंकि हम लोगों की जो STM है उसकी बनावट उनसे बेहतर हो गई है, जो उसके साथ संबंधी सेवाएं हैं वो बेहतर हैं, उसका जो दाम है वो हम लोगों ने उससे कहीं कम कर दिया है। तो अब ये है कि ये अब इसका जो सामाजिक पहलू हैं वो, अब इसको अगर हम लोगों को आगे बढ़ाना है तो अब जितने हम लोग, जैसे मैंने कहा था कि जितने लोग IITs और हमारी जो बाकी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं वो लोग तो पलायन के चक्कर में हैं। उनके दिमाग में यही है कि हम लोग किस तरह से यहाँ से निकल कर बाहर जाएं। तो अब ये है कि अगर इन सारी चीजों को करने के लिए हमें लोग चाहिए और इस स्तर का कौशल्य चाहिए, तो कहाँ से हम लोग ढूंढ कर लाएं। और ये समस्या सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये चारों तरफ जितने भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, जितने भी लोग ये जो मेन स्ट्रीम जो उससे हटकर काम कर रहे हैं, उसमें ये इस हमें कौशल्य की जरूरत है और ऐसे लोगों की जरूरत है जो टिक कर वहां पर काम करें। अब इसका समाधान जो है वो अब निकलता आ रहा है, वो ये है कि असल में भारत के भीतर एक और दबा हुआ देश है। यहाँ पर 2 वर्ग हैं जो कि जिसकी सुधीर अभी बात कर रहे थे।
कि एक जो ऊपरी 30 करोड़ लोग हैं जिनके पास ये सारे जो कि इस किस्म के सपने देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पढ़ के बहुराष्ट्रीय कंपनीज के लिए काम करके हम लोग खूब पैसा कमा सकते हैं या यहाँ से पलायन करके अमेरिका जाकर वहां पर बस सकते हैं। एक और भारत है जो 100 करोड़ के करीब का है, जो कि जो ऐसे सपने मतलब देखता नहीं है और जिसको देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर उस भारत पर हम लोग करें, पूरी तरह से अपने आप को केंद्रित करें, तो वहां से हम लोगों को लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। तो समस्या हमारी ये है कि हमें सिर्फ STMs नहीं बनाने, हमें STMs ही नहीं तैयार करने, हमें उन लोगों को तैयार करना है, उन्हें तैयार करना है जो STMs तैयार कर सकें। क्योंकि एक बार हमारे पास उस किस्म का कौशल्य आ गया है तो फिर हर तरह की चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। और अगर वो कौशल्य हमारा हिंदुस्तानी भाषाओं में आ गया है तो हमारे पास लोग भी काफी संख्या में उस किस्म के मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये है कि तो हम लोगों को IIT नहीं बल्कि ITI की तरफ ध्यान देना होगा कि काम करने वाले जो इतने ITI से आ रहे हैं उनको जरूरत है काम की, उनको नौकरी की जरूरत है, उनके पास उत्साह है, वो लोग करने, और वो लोग करेंगे बशर्ते कि उनको सिखाया जा सके। शुरू में तो अब जो STM जिसकी मैंने अभी आपको बताया है वो इस देश में कभी बना ही नहीं था, तो किसी हिंदुस्तानी को इसका ज्ञान ही नहीं था कि इसको बनाना कैसे है। लेकिन अब ये है कि वो जो शुरुआती प्रयास था उसकी मदद से हम लोगों ने इस पूरी चीज को बना डाला। अब हमारे पास कम से कम 2-3 ऐसे लोग थे जिनको बनाना आता था, और अब हमारे पास जो बीज था इस पूरी शिक्षा का वो हमारे हाथ में उपस्थित था। और अगर हम ऐसे लोगों को और अगर ऐसे लोगों को चुन सकते जो कि इसको सीखने के लिए राजी थे और सीख कर टिक कर काम करने को तैयार थे, तो उनको नौकरी भी मिल सकती थी और इस पूरे काम को आगे भी बढ़ाया जा सकता था। तो हम लोगों ने IIT से हटकर ITI से लोगों को लेना शुरू किया, और जो नारा था वो ये था कि तुम चीजों को बनाओ, कमाओ और फिर सीखो। अब ये है कि तुम जितनी भी सीख है वो तुम क्लासेस में बैठकर, कक्षाओं में बैठकर बिना अपने हाथों से कुछ बनाए हुए नहीं सीखोगे। तुम चीजों को बनाना शुरू करोगे, वहां से सीखोगे, और जब तुम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हो और दिक्कतें तुम्हारे सामने आ रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए तुम पढ़ोगे। ये नहीं कि तुम पहले पढ़ोगे और कुछ बनाओगे नहीं, पहले तुम बनाओगे और उसके साथ साथ पढ़ोगे। पढ़ना जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगा, और जब पढ़ लोगे और समझ जाओगे तो फिर और लोगों को तुम सिखाओगे, और इसी तरह से वो संख्या बढ़ेगी। तो जो हमारी ये यांत्रिकी की जो शिक्षा थी उसकी अब हमारे पास काट आ गई। हम लोग एक नई शिक्षा का हम लोग अब नींव डाल सके हैं, और जो कंपनी है उसके अंदर हम लोग इस प्रकार की अब शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। और ये है कि इसमें ये बहुत दिलचस्प चीज है कि अभी जो हम लोगों ने हाल में 5-6 जनों को लिया है ये ITI से, और वहां पर मैंने उनसे पूछा था कि तुम अपने परिवार के बारे में, ये सब लोग मतलब 17, 18, 19 साल के ही हैं सारे बच्चे, और मैंने कहा कि अपने परिवार के बारे में कुछ लिखो। तो एक जो लड़की थी वो, उसके पिताजी माली हैं कहीं पर, और वो बिल्कुल गजब का काम कर रही है। वो मतलब STM नहीं, वो एक और प्रोडक्ट है जो कि उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और 2 साल के अंदर अंदर उसने एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको बनाना सीख लिया। तो ये अपने आप में पूरी तरह से एक अचंभे की बात है, एक अपने आप में चमत्कार सा ही है कि वो अब उसको एक, और ये पूरा जो आत्मविश्वास है वो 20 साल की है। और ये उसको कई बार देखकर मुझे लगता है कि ये माली की बेटी मतलब कि कहाँ से अब ये सारी और ये देश में जितना शोध कार्य है, एक जना उसके पिताजी माली थे, एक और के दर्जी थे, एक और का ऑटो ड्राइवर, एक के वो डेली वेज लेबरर। मतलब ये लोग हैं जो कि देश का विज्ञान आगे बढ़ा रहे हैं, और जितने IIT के हैं वो सारे के सारे लोग उठाकर
कोई पेप्सी बेच रहा है, कोई यहाँ से पलायन कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो पूरा मतलब परिवार और पूरे देश की परिवार की अर्थव्यवस्था, मतलब अब ये जो सी है, जो माली की बेटी है, अब वो हर महीने मतलब 18-20 हजार घर ले जा रही है। उसके पूरी, मैं ये देख रहा हूँ कि उसके पूरी परिवार की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से स्थिर हो गई है। और उसका अपना ही अभी कल्पना ही कर सकता हूँ कि उसका परिवार के अंदर उसके लिए आदर और लड़कियों के लिए आदर कितना बढ़ गया होगा। और उसके बाद अब जितना भी अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अच्छा, ये लोग सब ये उत्पादन कार्य में तो योगदान दे सकते हैं, लेकिन क्या ये विकास कार्य में भी दे सकते हैं? अगर हम लोग मतलब उस स्तर से लोगों को और उस वर्ग से लोगों को लें जो कि मतलब सिर्फ हाई स्कूल पास हैं और हो सकता है उन्होंने 1 आध साल थोड़ा बहुत कुछ किया है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने, जो मैंने अभी सूक्ष्मदर्शी आपको दिखाया था, जो STM है, वो हम लोग करीब वो विदेश से करीब 25-30 लाख का आता है। हम लोगों ने यहाँ पर देश के जो 53 या 52 जो प्रयोगशालाएं हैं, जो वहाँ पर जो हमने दिया है वो 10 लाख में दिया है। लेकिन उसके बाद एक और, अगर हम लोग इसमें जो तापमान है उसको बदलने की कोशिश करें, तो वो जो उनसे सूक्ष्मदर्शी हैं वो और भी ये है कि मुझे एक फिर से स्क्रीन शेयरिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन मुझे एक छोटी सी 1 मिनट की मूवी दिखानी है। सुधीर, वो कुछ किया जा सकता है इसका? आप कीजिए ना, स्क्रीन शेयरिंग आपके पास है। हाँ, मैं उसको यहाँ पर ये है कि पॉज क्विट नहीं, वेट करके ये तो नए सिरे से इसको पहले वाले को बंद करके आप चालू कर अच्छा, दीजिए। यहाँ पर करता हूँ, 1 सेकेंड। मैं ये स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप्ड। 1 सेकेंड में ये करता हूँ। पहले तो इसको चालू कर दिया जाए, ये, और फिर ये देखें स्क्रीन शेयरिंग अभी हो रही है कि नहीं। हाँ, अभी नहीं हुआ। अब हो गई? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, 1 सेकेंड। यहाँ पर कैसे करें ये? यहाँ जूम में, हाँ, यहाँ पर शेयर स्क्रीन में करता हूँ फिर से। ये, और फिर ये शेयर करते हैं। हाँ, ये अच्छा, ये अब हो रहा है। और ये जो सा है, ये इसको बनाने में ये तीन चार जनों ने मिलकर बनाया, जिसमें से एक जो है वो उन्होंने कॉलेज में मतलब अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन बाकी दो जने हैं वो इसी ITI बैकग्राउंड के हैं, लेकिन मतलब उम्र में ज्यादा हैं, अनुभव ज्यादा है। लेकिन ये 3 जनों ने, और ये चीज आज तक इस देश में बनी नहीं है। जितनी भी आप बड़ी प्रयोगशालाएं देख लीजिए जहां पर 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ मतलब BRC IITs, उन जगहों में ये लोग आसपास भी नहीं भटके हैं। और ये जो सी चीज है, ये जो एक बार फिर से देखते हैं कि चला सकें तो एक बार और चलाकर मैं दिखाता हूँ। ये जो है, ये जो एटम्स आप देख रहे हैं, ये इनका जो तापमान है ये -125 डिग्री है, -125 डिग्री। तो ये मतलब बहुत ही कम तापमान पर हम लोग इस पूरी चीज को इन एटम्स को निखार कर देख रहे हैं। और ये जो 150 केल्विन है। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि ये चीज करीब बाहर से करीब 1.25 करोड़ की आती है, और अब हम लोग इसे अभी मार्केट में उतार रहे हैं करीब 35-40 लाख में, यानी कि जो इम्पोर्टेड उसका दाम है उससे कम से कम उससे 1/3 से कम में। लेकिन इसको बनाने में जो लोग हैं उसमें से 3 में से 2 जनों को अंग्रेजी का एक अक्षर नहीं आता है। उन लोगों ने, और उनका योगदान 1/3 रहा है तीनों का। तो ये जो सी चीज है ये अपने आप में ही एक किस्म से चमत्कार हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ इसको
वापस, हाँ ये अब आखिर पर ही आ गया था मैं, यही है। यहाँ पर अपनी मतलब ये कहानी को मैं खत्म करूंगा। इसमें अब ये है कि अगर लोगों को जो कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब ये है कि और आशा है कि इससे अब जो सामाजिक समानता की जो बात है वो ये है कि अभी तक लोगों के पास जो रास्ता आगे बढ़ने का है वो यही है, वो गुलामी का ही रास्ता है, जिसे मैं गुलामी का रास्ता कहूँगा, कि वो किसी तरह से अंग्रेजी सीख लें। और ये है कि ये जो गोरे हैं और जो गोरों के साथ जुड़ा हुआ वर्ग है वो उनकी नौकरी करके किसी ना किसी तरह, और बहुत ही अकुशल जो जिस किस्म के काम हैं उनको करके अपने लिए थोड़ा सा और पैसा कमा सकें। अब जो दूसरा रास्ता जो हम लोगों ने अपनाया है वो ये है कि विज्ञान सीखिए, और विज्ञान सीखकर ऐसी चीजें बनाइए जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की हम लोग बाहर से हमें मंगानी पड़ रही हैं, उनको यहीं पर बनाकर, और उसके लिए आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको विज्ञान की जरूरत है, और वो आप सारी अपनी भाषा में सीख सकते हैं अपनी, और उस स्तर पर ये पूरा काम किया जा सकता है। और अगर वो करते हैं तो हम लोग आर्थिक स्तर पर भी आगे बढ़ सकेंगे और हमारा पूरा आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा, और हम लोग किसी विदेशी सत्ता या हमारी अपनी हमारी सरकार पर निर्भर नहीं होंगे। ये सब अपने ही पर खड़े होकर हम, ये लोक सत्ता की हम लोग शुरू से बात करते हैं, ये एक और पड़ाव, एक और कदम है लोक सत्ता की। व्याख्यान चल रहा है और यहाँ पर मैं खत्म करना चाहूंगा। हो सकता है सुशील, आप राहुल, आप इस हिंदू से आगे कुछ इसका सूत्र पकड़कर आगे इसको ले जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो धन्यवाद देशदीप जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आपने जो एक जिसको देखने में थोड़ा मुश्किल विषय लग सकता था कि विज्ञान का हम कैसे सामाजिक समानता से मेल करेंगे, इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सामने रखा हमारे। और जो सामाजिक हकीकत है हमारे देश की, उसको भी आपने बताया कि क्या स्थिति है। और बहुत कुछ जो है ये अपनी जो हमारा जो बहुत पुरानी जो कल्चर है उससे जुड़ी हुई बातें हैं कि हमारे यहाँ जो विद्या है जिसपे एक ग्रुप, एक वर्ग का कब्जा रहा है, अभी भी है, एक वर्ग का कब्जा अभी भी चला रहा है। तो उसी के चलते ये किस तरह की चीजें पैदा होती हैं कि हमारा जो विद्या का कल्चर है वो यही है, ईश्वर जी का कल्चर है कि आप लटरी टाइप बातें कीजिए और उसको कीजिए। जो मेहनत कष्ट तबका है, जो शूद्र वर्ग जिसको हम कहते हैं, उसका कोई हकीकत नहीं है। और ये केवल विज्ञान की बात नहीं है, सामाजिक विज्ञान में भी ये हकीकत है कि एक हमारे बहुत हर चीज में है ये तो आपको एक उदाहरण, तभी मैंने ये कहा कि एक प्रयोग के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार के हमें लाखों प्रयोग करने की जरूरत है। ये जो चीज यहाँ पर हुई है, ये हो सकता है विज्ञान के संदर्भ में हो, लेकिन है ये एक सामाजिक प्रयोग, क्योंकि इसके अंदर जो पूरी प्रक्रिया है, जिस किस्म के लोग जुड़े हैं और जिस तरह से हमने किया है, हम लोग सरकार के पास नहीं गए। मैं खुद ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ। मुझे दायित्व दिया गया है कि आप लोगों को करोड़ों के प्रोजेक्ट्स दें, पर हम लोगों ने एक खोटी पाई वहां से नहीं ली है। हम लोगों ने जितना भी पैसा हासिल किया है वो बहुराष्ट्रीय कंपनीज के साथ टक्कर लेकर उनसे पैसा अपनी तरफ खींचा है, उनको देश से बाहर ले जाने नहीं दिया है, और सीधा वो, और वहां से, और ये हम लोगों ने इन लोगों की, जिन लोगों के आधार पर किया है, वो लोग हैं
जो कि अब वही मैं बता रहा हूँ कि एक माली की लड़की है, एक दर्जी की बेटी है, एक ऑटो ड्राइवर की है। मतलब उस किस्म के लोगों को लेकर हम लोग अभी मैदान में उतर आए। ये अपने आप में सामाजिक दृष्टिकोण से दिलचस्प चीज है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए सत्र को खोलेंगे। हम चाहते हैं कि हम करीब 25 मिनट का समय और हमारे पास है, 5:30 तक हम खत्म करें इसको, और उसके पहले हम लास्ट में राहुल जी से भी सुनेंगे, 10 मिनट के समय के लिए रखेंगे। तो बहुत जल्दी से मैं आपसे बोलूंगा कि जो भी इतना बहुत ही उत्तेजक एक थॉट प्रोवोकिंग आपने बात की जयश्रीप जी ने, एक नई बात भी की, हम आमतौर पर इस तरह की बातें सुनते नहीं है, और ये तो अंदर के आदमी है, आईटी के पढ़े हुए हैं, आईटी में पढ़ाया हुआ है। तो आपके जो भी रिएक्शंस हैं, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में रखें। 1 मिनट का समय एक व्यक्ति साथी ने तो अच्छा रहेगा, और ओपन है आपके लिए सत्र। जो भी साथी बोलना चाहे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और अपना आप वीडियो भी चालू कर दें तो अच्छा रहेगा, है ना जी। हाँ, पर क्या पहले राहुल को बोलने थे हम लोग? नहीं, राहुल को लास्ट में लेते हैं, मगर सम अप करने के लिए राहुल को लास्ट में लेते हैं। उनको लास्ट में लेते हैं, है ना। तो और भी कोई भी साथी कमेंट करना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे देश जी से, आपका स्वागत है। मैं मन्ना राम बोल रहा हूँ। जी हाँ मन्ना जी बोलिए। जी हाँ मन्ना राम हाँ बोलिए सर, बोलिए। मेरा निवेदन ये है कि ये बहुत अच्छा उन्होंने रखा है कौशल के लिए और हुनर पैदा करने, लेकिन जो साइंस जो है वो पूरी दुनिया के लोगों, वैज्ञानिकों ने और लोगों ने मिलकर के बनाई है। साइंस किसी एक देश की नहीं है, तो दुनिया एक आपस में जुड़ चुकी है साइंस और टेक्नोलॉजी से। तो वो परस्परता है, मतलब आपस में परस्परता है, अंतर निर्भरता है, आत्मनिर्भरता नहीं। मेरा ये सवाल है उनसे, साइंटिस्ट बोल रहे। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये जी लास्ट में लीजिए एक साथ तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, एक तो बार इसको नोट सबके कर सवाल ले लेते लेते हैं, फिर लास्ट में लीजिएगा। और भी कोई इसका जवाब अंत में दिया जाए। अच्छा, लेकिन इसको नोट करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। हाँ आप नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं नोट करता जाता हूँ साथ में। और भी कोई भी साथी बोलना चाहे आप बोलिए, स्वागत है आपका। मैं एक प्रश्न सुधीर जी कर सकता हूँ? वैसे मैं बिल्कुल नवीन जी, हाँ बोलिए। थैंक यू सुधीर जी। और मैं सबसे पहले तो जो सर ने रखा है, सहदेव साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। क्योंकि मैं तो सोशल मेडिसिन का हूँ तो कुछ चीजें नहीं जानता, लेकिन मैं एक प्रश्न के रूप में रख रहा हूँ, संक्षेप का समय इसलिए। लेकिन मेरी बात में हो सकता है कुछ विद्रोह, जैसे कुछ उल्टे सीधे हों, लेकिन मेरा कहने का सीधा सा मतलब, आपने 2 शब्द बहुत बेहतर उपयोग करे, आई डेफिनेटली यूज देम, विशेषता और विचित्रता। जबकि भारतीय समाज में विशेषता के तौर पर स्थापित किया गया था समाजशास्त्र में, एंथ्रोपोलॉजी में, लेकिन विचित्रता के रूप में स्थापित नहीं किया, जिसको आपने रखा। मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं कि अगर एक आईआईटी का जो व्यक्ति आपने लिया वो अच्छा काम नहीं किया, एक आईटीआई का ले लिया वो अच्छा काम किया, तो क्या दोनों की सैलरियां क्या बराबर होती थी? या उनकी दोनों की सैलरियां जो आईआईटी से बेहतर आईटीआई का है, क्या उसकी सैलरी भी उतनी रहती होगी? शायद नहीं रहती होगी। अगर ऐसा नहीं रहता है तो इसका मतलब यह है कि असमानता अभी, आप जो खारिज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आई एम सैल्यूटिंग यू, लेकिन अभी भी इसको आपके ऐसे साथियों ने जो शुरू किया है उसको अभी भी मुझे लग रहा है बहुत आगे ले जाने के लिए। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे ओरिजिन ऑफ इंडियन हिस्ट्री रोमिला थापर की किताब की तरफ, तो बाल काटने से लेकर सारे काम कोई टेक्नोलॉजी के बिना लोगों ने करे। आज उन लोगों की हालत क्या है? जिसने बाल काटना शुरू किया वो नाव हो गया, फूल उगाना किया वो माली हो गया, जो चमड़ा निकालना किया वो चमार हो गया। सो दिस इज हैपनिंग। सो हाउ वी कैन रेज, हाउ वी कैन dilute this thing, and those who are absolutely coming forward, how we can support them. Thanks a lot. I'm saluting you, sir. You have put in very beautiful. ठीक है, हाँ, इस पर जवाब। और भी साथियों का स्वागत है, कोई बोले।
मैं प्रीति बोल रही हूँ और एक कमेंट है, प्रश्न नहीं है। जिस वर्ग के और जिस पृष्ठभूमि के लोगों को देशदीप जी ने आगे बढ़ाया, उसमें मैं देख रही हूँ कि जेंडर का भी एक रोल है और उसमें साइंस में महिलाओं की स्थिति आमतौर पे पिछड़ी रहती है। अच्छी साइंटिस्ट की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, साइंस के क्षेत्र में महिलाएं भी होती है, पर उनको आगे आने का मौका अपने आप में लिमिटेड है, ये हम जानते हैं। पर देशदीप जी ने जब ITI में से भी बहनों को चुन करके, शायद वो बहनें थी इसीलिए या प्रतिभाशाली थी इसीलिए वो जानते हैं, ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, पर ये एक कोशिश भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। और कोई साथी कुछ आपके प्रश्न हो, कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, कमेंट्स हैं? मैं कुछ बोल दूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लगी है वो ये लगी है कि विज्ञान का जो जिस प्रकार से एक भारतीयकरण किया है। भारतीयकरण से मेरा तात्पर्य ये भी है कि भारतीयकरण इस दृष्टिकोण से कि सब कुछ, सारी चीज उन्होंने हिंदी में लिख डाली है और हिंदी में उसको बताने का, समझाने का एक तरीका भी उसके लिए उन्होंने इजाद कर लिया है, मतलब बना लिया है। तो अभी तक हमारी लगातार समझ ही रहती थी कि जब भी हम कोई वैज्ञानिक बातों की बात करेंगे, कोई भी वैज्ञानिक कोई स्थिति की, परिस्थिति की बात करेंगे, तो हमारे पास उसके लिए हमारी अपनी भाषा अर्थात हिंदी में या और अन्य जो भारतीय भाषाएं उनमें, उनके लिए हमारे पास उसको वर्णित करने के लिए हमारे पास कोई भाषा नहीं होगी या कोई प्रवाह नहीं होगा। पर जो मैं सबसे ज्यादा चकित हूँ वो इसी बात से हूँ कि उन्होंने इसका एक रूपांतरण इस प्रकार किया है जिससे कि एक व्यक्ति जो कि केवल ITI से उत्तीर्ण हुआ है या इवन नहीं भी हुआ है और वैसे ही उसने कुछ ज्ञान हासिल किया है, वो भी उसमें भाग ले सकता है और भाग लेने के साथ साथ वो उसमें उसके माध्यम से कुछ नई चीजें भी कर सकता है। और जैसा इन्होंने शुरू में कहा कि वो फ्रांस गए तो फ्रांस, जर्मन गए जर्मन, जापान गए जापानी, चाइना चाइनीज, और सबसे ज्यादा वहाँ विज्ञान शायद प्रगति कर पाया वो इसी कारण कर पाया कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा था उनकी अपनी भाषा में हो रहा था, जो भाषा अपनी मातृभाषा है, जिस भाषा में वो पढ़ लिख के बड़े हुए। तो आज इस देश के सामने, इस भारत के सामने एक ये बहुत बड़ी चुनौती इस दृष्टिकोण से भी है कि पता नहीं क्यों हमारे राजनीतिज्ञ इस बात में बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो, हमको हमारे बच्चों को अंग्रेजी सिखानी है। जो गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें भी कक्षा 1 से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करवा दी गई है सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। और बच्चा अपने घर में कोई भाषा बोल रहा है, टीचर है उसकी अपनी भाषा है, सब अपनी अपनी स्थानीय भाषा बोल रहे हैं, पर उनको अंग्रेजी की भी। तो ये जो अंग्रेजी के प्रति जो मोह बढ़ गया है इस देश में, और अंग्रेजी के प्रति जो एक ये भावना भर गई है कि जब तक हम अंग्रेजी नहीं जानेंगे हम सभ्य नहीं कहलाएंगे, हम सक्षम नहीं कहलाएंगे, और अंग्रेजी है तो हमारे पास ताकत है और हम पावरफुल हैं। वो एक जो भावना है उसको भी इस हीन भावना को खत्म करने में इनके जो प्रयोग हैं वो बहुत सार्थक होंगे, यही मेरा कहना है। जयदीप जी, अब और कोई प्रश्न नहीं आए तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप जो कुछ सवाल थे। अच्छा, हाँ, इन 5 मिनट का समय लें, 5 मिनट के समय में, है ना? हाँ ठीक है, मैं इन सब का इन सब
के बारे में कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहूंगा। जो पहला प्रश्न था वो ग्लोबल वर्सेस लोकल का था, मतलब कि अब जो जो विज्ञान है उसका विकास, इस चीज ये अपने आप में जो जो तथ्य हैं वो ये है कि विज्ञान का जो विकास है वो यूरोप और अमेरिका और इन देशों में कहीं ज्यादा हुआ, और उसके बाद अब कुछ हद तक चीन, जापान, और चीन ने, हो सकता है जापान ने विज्ञान में इतना ज्यादा ना भी किया हो, मतलब वहां से टेक्नोलॉजी वगैरह उन लोगों ने काफी आगे बढ़ाई और चीन भी वो कर रहा है। तो प्रश्न ये है कि इस पूरे ग्लोबलाइज जो 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 दुनिया है उसमें क्या मतलब लोकल इस किस्म के प्रयासों की का कुछ महत्व है कि नहीं। इसका सीधा जो जवाब है वो आर्थिक दृष्टिकोण से दिया जा सकता है। अगर हम लोग ये चीजें बाहर से मंगा रहे हैं और मान लो 1.25 करोड़ की ये लो टेम्परेचर STM जो हम लोग बनाकर निकाल रहे हैं वो 1.25 करोड़ की है, और ये है कि अगर उसी चीज को और एक बार मतलब हम लोगों ने 1.25 करोड़ की, अब जैसा यहाँ पर ये एक यहाँ JNU में इन लोगों ने एक STM उस किस्म की खरीदी थी 1.25 करोड़ में, और उनसे आज तक मतलब वो खरीदे हुए उनको 5, 6, 7, 8 साल हो गए होंगे, और उससे वो लोग आज तक एक एटम निखार कर नहीं देख सके, और वो लोग एक बार मतलब उन्होंने वो 1.25 करोड़ वहां पर दे दिए और वो पूरी चीज चली नहीं, और तो ये है वो उसके आगे पीछे, क्योंकि उनको जो ये सिर्फ उनके वहां के जो सेल्स एजेंट्स हैं उन्होंने बेचा था, और उसके बाद वो लोग सब गायब हो गए, और अगर गायब नहीं भी हों तो उनको आता ही नहीं है, तो उसको तो वो कर नहीं सकते हैं। अब हमारे साथ ये है कि क्योंकि हम लोगों ने उस पूरी चीज को बिल्कुल नींव से बनाया, तो एक तो हम लोगों ने दाम घटा दिए हैं बहुत, उसी चीज को अगर हम लोग 35 लाख में अभी दे रहे हैं, तो जहां पर केवल एक विश्वविद्यालय या एक संस्था के पास वो पहले पहुंच रहा था, अब वो 4 उतने ही पैसों में वो 4 या 5 संस्थाओं तक पहुंच सकता है। दूसरा ये है कि क्योंकि हम लोगों को उस पूरी चीज का ज्ञान है, उसको हम लोग पूरी तरह से उसके साथ उससे संबंधित जो सेवाएं हैं उसको वहां पर चलाए रखने की स्थिति में हम लोग पूरी तरह से हैं, जो कि ये जो अगर हम लोग ये पूरा ज्ञान यहाँ पर नहीं पूरी तरह से प्राप्त कर लेते तो वो चीज कभी नहीं होती। तो और उसके बाद अगर विज्ञान का यहाँ पर विकास और होना है, अभी अगर वो 1.25 करोड़ रुपए जो हैं वो बाहर विदेश चले जाते तो जो भी विज्ञान का विकास हो रहा होता वो वहां पर हो रहा होता उस 1.25 करोड़ के साथ। अब हमारे पास केवल 35 लाख आ रहे हैं उस चीज के लिए, लेकिन कम से कम उस 35 लाख से हम लोग कई और लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित कर सक रहे हैं, और यहाँ पर उस पूरी चीज का जो है विज्ञान का यहाँ पर विकास हो रहा है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर बढ़ना है तो हम लोगों को ये जाहिर है कि हम लोगों ने ये पूरी चीज अगर तो हम लोगों ने खुद बनाई होती तो हमें नोबेल प्राइज इस वक्त मिल रहा होता। तो ये है कि हम लोगों ने ये जो पूरे नोबेल पुरस्कार जिन लोगों ने हासिल किए थे उनके पर्चे पढ़ कर ही हम लोगों ने किसी तरह से और उस चीज को समझकर हम लोगों ने ये बनाया। तो ये नहीं है कि हम लोग बाहर से पूरी तरह से विज्ञान को अंदर नहीं आने दे रहे, लेकिन हम लोग अपने आप हम इस देश का इस तरह से शोषण नहीं होने दे रहे, और वो आकर हमसे मुंह मांगे दाम लेकर हमारे विज्ञान को पूरी तरह से अब ये है कि अगर इतना पैसा हम लोगों को देना पड़े तो हमारे लिए विज्ञान को आगे बढ़ाना यहाँ पर संभव नहीं। तो यहाँ मैं इतना ही कहूंगा, इसमें मतलब ये चर्चा का अपने आप में विषय है, लेकिन अभी तो जो पहला प्रश्न है उसका यही उत्तर देना चाहूंगा। अब जो दूसरा प्रश्न था वो सैलरीज का था। अब इसका हम लोग हिसाब लगाएं कि जो ITI से हम लोगों ने किसी को लिया है वो 18 साल की उम्र का है, वो अब उसकी हम लोगों को तुलना करनी पड़ेगी जो जिसके माँ बाप खाते पीते घर से हैं, वहां पर उसने पढ़ाई करने के बाद और अपनी कोचिंग क्लासेस और कोचिंग लेने के बाद वो IIT पहुंचा है। IIT में वो अब आजकल फीस बढ़ गई है, वो साल में 2 लाख के करीब भर रहा है और 4-5 साल तक वो भर रहेगा। सब कुछ मिलाकर 8-10 लाख की लागत है वहां पर उसकी शिक्षा में। ITI का जो अब बनता है वो यहाँ पर आ रहा है,
यहाँ पर आते ही उसको हम शुरू में तो आजकल क्या हुआ अभी वो आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है कि नहीं? अब बीच में कट गया था। अब ठीक है, अब ठीक है, अब आ रही है, आ रही है। अच्छा ठीक है। तो अब ये है कि उसको हम लोगों ने मतलब पहले साल में वो जो हमारा जो नारा है वो ये है कि आओ बनाओ कमाओ। वो आते ही कमाना शुरू कर रहे हैं। उनको हम लोग आप उसको छात्रवृत्ति समझें, जो भी समझें, वो आते ही उनको 10, 12, 15 हजार रुपए मिलने शुरू हो रहे हैं। वो पहले साल के अंदर अंदर उनको करीब 2 लाख वो कमा लेते हैं ये करते हुए। अब ये है कि जो आईआईटी से निकल रहे हैं लोग, उसके बाद ये है कि अगर वो आईआईएम करके निकलते हैं तो उनको बहुत पैसा मिल जाता है। लेकिन ये वाले जो हैं इनको अभी पहले साल में ये है कि 2 लाख के आसपास, 2 लाख 1,60,000 1,70,000 के करीब पहले साल में मिलेगा। दूसरे साल में 2, सवा 2 लाख हो जाएगा। तीसरे साल तक 2.5 लाख हो जाएगा। चौथे साल तक मान लीजिए 3 लाख हो गया। सब कुछ मिलाकर इनको मतलब इनकी शिक्षा भी 4 साल की हुई। शिक्षा का रूप जो है वो बिल्कुल फर्क रहा। और शिक्षा ये इनको मतलब 18 साल की उम्र से इन लोगों ने अपनी पूरे परिवार को संभालना शुरू कर दिया। और ये है कि वो कौशल प्राप्त करते करते इनकी 3, सवा 3 लाख या 3.25 से ज्यादा हो जाएगा, करीब 4 लाख तक की उनकी आमदनी होनी शुरू हो गई। अब ये वाली जो इसको डील ही कहेंगे, ये इन लोगों के लिए बिल्कुल ही सटीक है। ये लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं और इनका कौशल्य बढ़ता जा रहा है, इनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है और इनका पूरी इस ऐसे काम इंजीनियरिंग से, यांत्रिकी से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। जो लोग आईआईटी वाले हैं वो हो सकता है कि वो मतलब 10 लाख की उन लोगों ने पूंजी लगा ली है और 10 लाख की पूंजी लगाने के बाद वो मतलब उसके बाद वसूली करते रहे होंगे। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि असमानता बढ़ी है, बल्कि इनके पक्ष में इनका कौशल्य बढ़ा है, इनका आत्मविश्वास बढ़ा है। जो लोग आईआईटी से निकल रहे थे उनसे मैं ये पूछा करता था, मेरे जितने वहां पर छात्र थे, मैंने कहा अपनी जुबान से तुम्हारी जो उससे तो तुम ये कह रहे हो कि आईआईटी महान है, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलते हो तुम जाकर दुम हिलानी शुरू करते हो किसी ना किसी ये एम्बेसी के बाहर और वहां से वीजा की भीख मांगनी शुरू करते हो। तो क्या और यहाँ से पलायन करने के चक्कर में रहते हो, तो क्या तुम्हारी जो लाते हैं वो सच्चाई का बयान दे रही हैं कि क्या तुम्हारी जीभ जो कह रही है वो सच है? उन्होंने कहा नहीं, ऑब्वियसली जाहिर है कि हमारी लातें सच बोल रही हैं। तो ये है कि ये जो सा आत्मविश्वास है, मैं ये कहूंगा कि हाँ, ये यहाँ के जो हमारे तैयार किए हुए लोग हैं उनके पक्ष में ये पूरी चीज है। अच्छा, जो तीसरा जो कमेंट था जो महिलाओं का था, वो कमेंट था, लेकिन उसके बारे में भी मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। और वो ये है कि यहाँ पर लड़कियों को बनाए रखने के लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ा है। ये उन्होंने मतलब ये निर्णय लिया था कि पहले हमारे यहाँ मतलब कि 18 में से 5-6 महिलाएं थी, लड़कियां ही थी, मतलब ये सब 18-20 साल की हैं सब। लेकिन फिर ये है कि सबकी शादियां हो गई, सब चली गई। यहाँ पर तब तक टिकी रही जब तक शादियां नहीं हुई। लेकिन ये है कि सबकी, और ये जानते हुए भी कि मतलब 2-3 साल में इनकी शादियां हो जाएंगी, ये चली जाएंगी, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरी चीज को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। यहाँ पर मिलाकर दिल्ली में 40 ITIs हैं, जिसमें से केवल 3 हैं जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए। वहां से जाकर ढूंढकर हम लोगों को लानी पड़ी हैं। और फिर इनको ये है कि जो बेहतरीन ITI के जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं वो करीब करीब बराबर होंगी। लेकिन ये है कि
इनको ये अगर हम लोगों ने ये निर्णय नहीं लिया होता कि इनको पूरी तरह से बढ़ावा देना है, तो ये है कि ये बीच में रह जाते। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक सोच के तहत ही इन लड़कियों को हम लोगों ने शामिल किया है यहाँ पर। और चौथी जो चीज है वो भाषा की है, और जो कि और ये जो भाषा है वो अपने आप में जैसे ही हम लोग मतलब इस पूरी चीज को ये अभी तक ये हिंदी का जो सवाल है, जब हम लोग इसको हिंदी को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है कि वो उसकी समझ वहां तक पहुंच जाए जहां वो लो टेम्परेचर STM बना सके। और जैसे पहुंच रही है वहां तक समझ, जैसे तैसे करना है तुम करो, लेकिन उसको समझा दो ताकि वो चीज बनाकर तुम्हारे सामने तुम्हें सौंप सके। तो वहां पर हम कोई भारी भड़कम हिंदी का उपयोग नहीं करते हैं। ये जो पूरी बीजेपी और ये सब संस्कृत से भरी हुई शब्द, ये वो कि तुम सीधा टेलीफोन को टेलीफोन ना बुलाकर मोबाइल को और कंप्यूटर को कुछ और ही नाम दे दूकर, मतलब चीजों को बेकार में हम लोग नहीं उलझा रहे हैं। इन सब लोगों को अगर उनको पूरी तरह से मेट्रो शब्द समझ आ रहा है या टेलीफोन, हमने कोई ऐसी कसम नहीं खाई है कि हम लोग सिर्फ हिंदी में ही, मतलब कि हर चीज के लिए हिंदी का कोई शब्द ढूंढकर निकालेंगे। जो शब्द हम लोगों ने घोषित कर दिया है कि मेट्रो जो है वो हिंदी का ही शब्द है, फोन जो है वो हिंदी का ही शब्द है। ये तो हमारे ऊपर है, हम लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोग किसी भी शब्द को घोषित कर सकते हैं कि ये हिंदी का शब्द है, बशर्ते कि सब लोगों को वो उसका मतलब समझ आ रहा है। तो हम लोग उस किस्म की हिंदी की बात कर रहे हैं, और जैसे ही उस किस्म की हिंदी की बात होती है तो ये पूरा जो विज्ञान है, और विज्ञान को अगर उस हिंदी में हम लोग समझा सकें तो जितने लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं उनकी संख्या वो 30 करोड़ से 130 करोड़ हो जाए, और हो रही है। तो ये चार मतलब ये मैं इस पर मैं मतलब बात को अभी के लिए खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद जयदीप जी। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही आपने सारगर्भित व्याख्यान दिया, और मैं मानता हूँ कि खेमराज जी को अच्छी से श्रद्धांजलि है आपका जो व्याख्यान है ये। अब मैं सभा के समापन के लिए अपने साथी राहुल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आज की सभा के अध्यक्ष भी थे, समापन उद्बोधन दें आप। राहुल बना जी। नमस्कार साथियों, आज हम खेमराज की याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो देशदीप ने जो कहा उसका जो सार है उसको मैं खेमराज के काम से जोड़ता हूँ। देशदीप ने जो कहा है कि हमारे देश में जो नवाचार होना चाहिए, चाहे वो, उन्हें तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बताया कि उन्होंने किस तरह से नवाचार किया है, लेकिन ये जैसे एक और वक्ता ने कहा ये समाज विज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होता है, राजनीति विज्ञान क्षेत्र में भी लागू होता है कि हमको जो नवाचार करना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि देश के जो ज्यादातर जनता है उसके फायदे में हो। तो ये देशदीप ने एक क्षेत्र में उसका बहुत अच्छे उम्दा तरीके से हमको बताया। तो खेमराज ने भी यही नवाचार का रास्ता पकड़ा था, इसीलिए देशदीप भी उसके साथ इर्द गिर्द पहुंचे, और नरेंद्र भाई भी पहुंचे, सुधीर भी पहुंचे, हम भी पहुंचे, क्योंकि हम सब भी नवाचार प्रेमी हैं कि ऐसे नवाचार जो देश के फायदे में हो, देश के जो लोग हैं उनके फायदे में हो, ज्यादातर लोग जो बहुत तरह तरह से पीड़ित है। तो खेमराज जो है, जब मैंने पहली बार खेमराज से मिला था 35-40 साल पहले, तो वो मिला था मैंने तिलोनिया में। तिलोनिया में एक प्रकार से नवाचार था, जो समाज कार्य अनुसंधान केंद्र है राजस्थान में, पंकज रॉय और अरुणा रॉय ने जो शुरू किया था, वो भी उस समय एक नवाचार था। लेकिन खेमराज का कहना था कि ये जो नवाचार है ये भी पश्चिमी दायरे के अंदर ही नवाचार, पश्चिमी जो है डेवलपमेंट, विकास के जो अवधारणा है उसी के अंतर्गत ये जो है SWRC चल रहा है। तिलोनिया का काम जो है वो कोई उस ढांचे के अंदर, उससे बाहर निकालना है। तो इसीलिए उन्होंने ये तिलोनिया से निकलकर वो चले गए अलीराजपुर में,
और वहां नए ढंग से शुरू किए, और वहां काम का जो मुख्य बिंदु यही था कि जो लोग है उनको करना चाहिए काम। मतलब समस्या का जो पहले तो हमको देखना है कि समस्या क्या है, वो हम नहीं बताएंगे उनको कि भाई ये तुम्हारी समस्या है, ये समस्या उनसे आना चाहिए, वो बताना चाहिए समस्या क्या है, और फिर उस समस्या का समाधान क्या होगा वो भी निर्णय उनका होना चाहिए। उसमें हम जो है मददगार है, हम एक तरह से मददगार है। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम चलाएंगे तो किसी भी क्षेत्र में ये बात नहीं है कि भाई विदेश और देश और इस तरह से कोई प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है। बात तो ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ के जो ज्यादातर तबका है उनका तो फायदा होना चाहिए, उनके लिए, उनके न्याय के लिए न्याय उनको होना चाहिए। जैसे हम अब देखते हैं कि पूरे देश भर में चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अभी कोविड के दौरान भी हमने देखे कि किस तरह से जो नीचे वाले तबका है वो परेशान हो गए। तो ये इसके लिए जो नवाचार है वो वैसा होना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो। ऐसा नहीं है कि भाई एक आदमी कोई खेमराज या राहुल या देशदीप तय कर दे। जो हम ये देशदीप के कंपनी में भी देख रहे हैं कि वो लोग वहां जो है जो तबका जो है सदियों से वंचित रहा है, वहां से लोग आके और उनके लिए एक ऐसे माहौल बनाया गया है जिसमें वो भी मतलब एकदम ऊंचे दर्जे का काम, जो सबसे ऊंचे दर्जे का काम है वो कर पा रहा है। तो यही खेमराज जी जो है इनके आजीवन जो है इन्होंने यही काम किया है कि एक जगह और एक जगह स्थित नहीं थे। हाँ, राजस्थान में आए, तिलोनिया में आए, तिलोनिया से वहां गए, अलीराजपुर गए, वहां से वापस राजस्थान आए, बहुत सारे काम किए जिंदगी में, लेकिन उसका एक सूत्र यही था नवाचार का। तो मैं देशदीप को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत कठिन क्षेत्र में भी नवाचार करके दिखाया है और खेमराज जी के दिए हुए जो उसूल है उसके अनुसार काम किए। धन्यवाद। ऐसे राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छी तरीके से खेमराज देशदीप का जो व्याख्यान है उसको खेमराज जी की लाइफ से जोड़ा है। तो मैं अब इस मीटिंग को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी कहीं ना कहीं खेमराज जी से जुड़े रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि आगे भी हम इस तरह का आयोजन करते रहेंगे और हम लोगों को जोड़ने का एक मंच बना रहेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, बाय।